एक अजीब सच है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनसे लोग डरते हैं और दूसरे वो जिन्हें लोग खुद आकर ताकत दे देते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक वो होता है जिससे लोग डरते भी हैं और उसी के पास मदद मांगने भी जाते हैं। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा ही आदमी था। ना उसने खौफ फैलाया, ना खून बहाया, फिर भी उसका नाम सुनते ही काम हो जाता था। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक नाम और पूरा सिस्टम झुक जाता था। आखिर नाम इतना ताकतवर कैसे बनता है? ये कहानी है हाजी मस्तान की, जिसे लोग समुद्र का राजा कहते थे क्योंकि समुद्र के रास्ते आने वाला हर सामान उसकी इजाजत और उसके नेटवर्क से होकर गुजरता था। सोना, चांदी और विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ उसके सिस्टम के जरिए शहर में पहुंचता था। वह मालाबार हिल के अपने आलीशान बंगले की बालकनी में बैठकर सिगार पीते हुए समुद्र में चलते जहाजों को देखता था, जैसे वह सिर्फ पानी नहीं बल्कि उसकी ताकत का स्रोत हो। हाजी मस्तान का असली नाम मस्तान हैदर मिर्जा था। उनका जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कडलूर में एक बेहद गरीब किसान परिवार में हुआ था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। उनके पिता के पास बहुत कम जमीन थी और परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया था, इसलिए उन्होंने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। साल 1934 में जब मस्तान सिर्फ 8 साल के थे, वह अपने पिता के साथ बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में शुरुआत आसान नहीं थी। उनके पिता ने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन जब स्थिर आय नहीं बनी तो उन्होंने क्रॉफर्ड मार्केट के पास एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान शुरू की। मस्तान भी वहीं अपने पिता का हाथ बटाने लगे। यह वही दौर था जब मस्तान ने अमीरी और गरीबी का फर्क बेहद करीब से देखा। दुकान के सामने से गुजरती महंगी गाड़ियां और आसपास की बड़ी इमारतें उसे लगातार यह एहसास दिलाती थीं कि उसकी जिंदगी और उन लोगों की जिंदगी में कितना अंतर है। धीरे धीरे यह अंतर उसके अंदर एक चाह में बदल गया। वह भी एक दिन इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता। लगभग 10 साल तक जिंदगी ऐसे ही चलती रही, लेकिन हालात नहीं बदले। तभी एक दोस्त ने उसे बॉम्बे डॉक पर काम करने की सलाह दी। वहां ज्यादा कमाई थी और अवसर भी। मस्तान ने यह मौका लिया और कुल्ली का काम शुरू कर दिया। बॉम्बे डॉक वह जगह थी जहां दुनिया भर का सामान उतरता था और यही मस्तान ने पहली बार सिस्टम को गहराई से समझा। उस समय भारत में विदेशी सामान पर भारी टैक्स लगाया जाता था, जिसकी वजह से सोना, घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें बहुत महंगी थीं। इसी कारण स्मगलिंग का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो चुका था। मस्तान ने जल्दी ही समझ लिया कि असली खेल मेहनत का नहीं बल्कि सिस्टम को समझने का है। डॉक पर उस समय शेरखान पठान नाम का एक गुंडा कुलियों से जबरदस्ती हफ्ता वसूलता था। जो पैसा नहीं देता उसे बुरी तरह पीटा जाता था। एक दिन मस्तान ने इसका विरोध करने का फैसला किया। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और शेरखान का सामना किया। इस टकराव में मस्तान और उसके साथियों ने शेरखान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद मस्तान को लोग एक लीडर के रूप में देखने लगे। धीरे धीरे उसने स्मगलिंग के काम में कदम रखा। शुरुआत में वह छोटे स्तर पर काम करता था, जैसे कपड़ों में सामान छुपाकर बाहर निकालना, लेकिन जल्द ही उसने उन लोगों से संपर्क बना लिया जो सऊदी अरब हज करने जाते थे और लौटते समय सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आते थे। मस्तान इन सामानों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालता और इस तरह उसका नेटवर्क मजबूत होता गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात शेख मोहम्मद अल गालिब से हुई, जो एक बड़ा गोल्ड स्मगलर था। उसे भारत में अपने कंसाइनमेंट को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। मस्तान ने यह जिम्मेदारी संभाली और जल्द ही उसका भरोसा जीत लिया। एक दिन पुलिस ने अचानक रेड डाल दी। मस्तान किसी तरह सोना लेकर बच निकला, लेकिन शेख पकड़ा गया और उसे 3 साल की सजा हुई। 3 साल बाद जब शेख वापस आया तो उसने सोचा कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका होगा, लेकिन मस्तान ने उसका पूरा सोना सुरक्षित रखा था और उसे वापस लौटा दिया। इस ईमानदारी से प्रभावित होकर शेख ने उसे अपने बिजनेस का आधा हिस्सा दे दिया। यही वह मोड़ था जहां से हाजी मस्तान का असली सफर शुरू हुआ। इसके बाद उसका नेटवर्क तेजी से फैलने लगा। दुबई से सोना आता और भारत से चांदी विदेश भेजी जाती। उसकी चांदी इतनी शुद्ध और प्रसिद्ध हो गई कि उसे मस्तान की चांदी कहा जाने लगा। साल 1956 में
उसने सुक्कुर नारायण बखिया से साझेदारी की, जो दमन और बॉम्बे के बीच स्मगलिंग नेटवर्क का बड़ा नाम था। बखिया के भाई राजनारायण की मौत के बाद मस्तान की भूमिका और भी मजबूत हो गई और उसने बॉम्बे पोर्ट की जिम्मेदारी संभाल ली। मुंबई में उस समय करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे बड़े नाम मौजूद थे। मस्तान ने उनसे लड़ने के बजाय समझदारी से उनके साथ गठजोड़ किया। तीनों ने मिलकर शहर के अलग अलग हिस्सों को नियंत्रित किया और एक संतुलन बनाए रखा। मस्तान की खासियत यह थी कि वह बिना हिंसा के काम करता था। वह लोगों से बात करके, भरोसा बनाकर और अपनी जुबान निभाकर काम करवाता था। इसी वजह से लोग उसे एक ऐसा गुंडा मानते थे जो शरीफ भी था। उसकी पहुंच सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं थी, उसकी पहचान बॉलीवुड, बड़े बिजनेसमैन और नेताओं तक थी। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और राज कपूर जैसे लोग उससे मिलते थे। कहा जाता है कि फिल्म दीवार का किरदार और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का सुल्तान मिर्जा उसके व्यक्तित्व से प्रेरित थे। उसकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चित रही। उसकी पहली पत्नी सबीहा बी थीं, जिनसे उसे 3 बेटियां हुईं। उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने सुंदर शेखर को गोद लिया। कहा जाता है कि वह मधुबाला से प्रभावित था, लेकिन यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। बाद में उसने सोना नाम की महिला से शादी की, जो मधुबाला जैसी दिखती थी और एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी उसने हाथ आजमाया, जहां उसकी यूसुफ पटेल से अनबन हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि यूसुफ पर हमला हुआ, लेकिन वह बच गया। बाद में मस्तान खुद उससे मिला और दोनों के बीच समझौता हो गया। उसकी ताकत का एक उदाहरण तब देखने को मिला जब रुखसाना सुल्ताना को एक खास विदेशी साबुन की जरूरत थी, जो भारत में उपलब्ध नहीं था। कुछ ही समय में उनकी कार उस साबुन से भर दी गई और मस्तान खुद वहां मौजूद था। यह घटना उसके नेटवर्क और प्रभाव को दिखाती है। मस्तान का सिस्टम पर भी मजबूत नियंत्रण था। वह पुलिस और कस्टम अधिकारियों को महंगे तोहफे देकर अपने काम आसान करता था। अगर कोई अधिकारी उसके खिलाफ जाता तो वह अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके उसका ट्रांसफर करवा देता था। साल 1974 में एक ईमानदार कस्टम अधिकारी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसके माल को पकड़ना शुरू कर दिया। इससे मस्तान को नुकसान हुआ, लेकिन अंत में उसने उस अधिकारी का ट्रांसफर करवा दिया। एयरपोर्ट पर जाते समय उसने उस अधिकारी से मुस्कुराते हुए ऑल द बेस्ट कहा, जो उसके आत्मविश्वास और सिस्टम पर पकड़ को दिखाता है। इसके बाद एक मंत्री के साथ उसका विवाद हुआ, जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे जेल में रखने के बजाय एक आलीशान गेस्ट हाउस में रखा गया। यह उसकी राजनीतिक ताकत को दर्शाता है। साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान उसे कोफेपोसा एक्ट के तहत जेल भेजा गया। यह पहली बार था जब उसे वास्तव में जेल में रहना पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई, जिसने उसकी सोच बदल दी। उसने अपराध की दुनिया से दूरी बनाने का फैसला किया। जेल से बाहर आने के बाद वह हज पर गया और फिर राजनीति में आया। उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बाद में उसने पार्टी का नाम बदलकर फिर कोशिश की, लेकिन राजनीति में वह उतना सफल नहीं हो पाया जितना अंडरवर्ल्ड में था। उसकी जिंदगी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात जेनाबाई दारूवाली से हुई। एक प्रॉपर्टी विवाद के दौरान उसने उसे एक सरल लेकिन गहरी सीख दी। एक लाइन को बिना छुए छोटा करने के लिए उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींच दो। इसी रणनीति के तहत मस्तान ने दुश्मन गैंग्स को आपस में मिलाया और अपनी समस्या हल करवाई। बाद में उसी जमीन पर मस्तान टावर्स बनाए गए। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम उभर रहा था, जिसने शुरुआत में मस्तान के साथ काम किया और उससे कई चीजें सीखी। मस्तान ने उसे सलाह दी कि वह अपने काम को रात के समय करे ताकि आम लोग प्रभावित न हों। लेकिन समय के साथ दाऊद ने अपना रास्ता अलग बना लिया और हिंसा तथा डर का सहारा लिया। धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का संतुलन बदल गया। मस्तान के पुराने साथी कमजोर पड़ गए और दाऊद का प्रभाव बढ़ने लगा। मस्तान का दौर खत्म हो गया। साल 1994 में हाजी मस्तान का निधन हो गया। लेकिन कुछ लोग सिर्फ जीते नहीं हैं, वे एक दौर बन जाते हैं। हाजी मस्तान सिर्फ एक डॉन नहीं था, बल्कि एक ऐसा दौर था जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को एक अलग पहचान दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।